नमस्कार दोस्तों। हमने उन्हें पकड़ लिया है। नरेंद्र मोदी साइकोलॉजिकली बुरी तरह फंस गए हैं। वो हार मान चुके हैं और नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह से कंप्रोमाइज्ड हो गए। हमें उनकी पूरी असलियत पता है, इसीलिए आज वो डरे हुए हैं और भाग रहे हैं। वो डर रहे हैं, इस देश के लोगों से डर रहे हैं, दुनिया से। आज एक डरा हुआ प्रधानमंत्री है क्योंकि वो कंप्रोमाइज्ड है। यह बात भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने लखनऊ में कही और जब वह यह बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी कैसे काबू हो गए हैं, चोक हो गए हैं और सिर्फ अमेरिका, इजराइल के ही नहीं, विपक्ष ने भी उन्हें चोक कर दिया है, इसलिए वो डरे हुए, बौखलाए हुए हैं। जी हां, जब राहुल गांधी ये बता रहे थे, उसी वक्त में नरेंद्र मोदी जब भारत में जगह जगह एलपीजी सिलेंडर के लिए मारामारी मची हुई है, यहां तक कि पंजाब के बरनाला में लाइन में लगे हुए, सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए एक 66 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है और वो गंभीर रूप से उसके अलावा 2-3 लोग जो है बीमार पड़ जाते हैं। और इसी तरह की स्थिति तमाम जगह हो रही है। कहीं मारामारी हो रही है, कहीं पुलिस लाठीचार्ज हो रहा है, कहीं कोई और बात हो रही है। लेकिन नरेंद्र मोदी असम के कोकरेझार में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, सरकारी पैसे से करते हैं। जी हां, वो वहां और कुछ नहीं बोलते, यही बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बोडोलैंड के नाम पे धोखा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने जो बोडो से समझौता किया था, राजीव गांधी ने, वो धोखा किया गया था। हम आपको न्याय दे रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार गई तब हम न्याय दे रहे हैं। लेकिन न्याय आज यदि आपने दिया होता तो आज आपको यह रोने की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह की बात करने की जरूरत नहीं पड़ती और अपनी रैली वर्चुअली संबोधित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भागते नहीं। जी बिल्कुल, यह सत्य है। और जब यह स्थिति हो तो फिर बात करनी बनती है कि आखिर नरेंद्र मोदी कहां कहां, किस किस तरीके से आज गिड़गिड़ाते दिखाई दे रहे हैं। ईरान और इजराइल अमेरिका की जो जंग है, वो जंग 14 दिन पूरे कर चुकी है, 15वें दिन में है। और जब 15वें दिन में है तब हम देख रहे हैं वो अमेरिका, वो इजराइल जो कह रहे थे कि कुछ घंटों में ही वो ईरान को तबाह कर देंगे और ईरान घुटनों पर आके गिड़गिड़ाएगा, रोएगा। आज यह स्थिति हो गई है कि वही डोनाल्ड ट्रंप हो या नेतन्याहू, अपने गुब्बारे को फुलाए रखने के लिए तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तमाम उन बड़े देशों से, रूस से, चीन से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये लड़ाई रुकवा दो, अब कुछ ऐसा करो कि ये रुके। कैसे इसमें शांति हो? क्यों? क्योंकि अब तक इस जंग के दौरान अमेरिका के 4 जहाज मार गिराए गए और 4 में से जो आज मारा गया वो इराक की सीमा में, वो हवा में ही अपने लिए ईंधन भर रहा था और उसी समय दूसरा विमान क्षतिग्रस्त हुआ है। उनके 4 जो है चालक दल से संबंधित लोग मरे। तो आप यह समझ लीजिए, इतने महंगे विमान है। इसके पहले चाहे दुबई में रहा हो या और दूसरी यूएई में रहा हो, तमाम जगह पे उनके तमाम विमान भी मारे गए हैं और उनकी सबसे अभेद्य मानी जाने वाली मिसाइल डोम वो भी मारी गई। तो इस तरह से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। रोजाना करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा है और जब इतना बड़ा नुकसान हो रहा हो तो निश्चित रूप से बुरी स्थिति होगी। तो जब वो घबराया हुआ है, डरा हुआ है, तो
स्वाभाविक सी बात है। तो उस डोनाल्ड ट्रंप से और नेतन्याहू से डरा हुआ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या करता है? अब वह देख रहा है कि ईरान तो डरने का नाम नहीं ले रहा है। ये वही ईरान है जिसके भारत और ईरान के रिश्ते 6000 साल पुराने हैं। अमेरिका नाम का कोई देश नहीं होता था, इंग्लैंड नहीं होता था, यूरोप नहीं होता था, तब होता था और तब से हमारे रिश्ते हैं। कभी भी वो हमारा दुश्मन नहीं रहा। भले ही राजशाही के दौर में उसने हमारा बहुत कभी साथ न दिया, तब भी वो हमारा दुश्मन नहीं था, हमारे खिलाफ नहीं था, हमें कुछ ना कुछ तो मदद देता था। इजराइल ने हमें कभी कोई मदद नहीं दी। जिसने हमें कभी कोई मदद नहीं दी वो इजराइल के साथ नरेंद्र मोदी खड़े, जो सिर्फ सौदा करता है, पैसे लेता है और सामान देता है, उसके साथ खड़े हैं। उस अमेरिका के साथ खड़े हैं जो सिर्फ सौदे के लिए जीता है, जो असलहे बेचता है और दूसरी चीजें बेचता है, उसने भी मदद नहीं की। तो नरेंद्र मोदी की यह नीति क्यों है, इसी को लेकर राहुल गांधी बात कर रहे थे। और जब राहुल गांधी ये बात कर रहे थे उसके पहले आप देखिए 3 बार भारत के विदेश मंत्री, जिस समय अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, छोटी छोटी बच्चियों को, 250 बच्चियों को मार डाला गया, वहां के सर्वोच्च धर्मगुरु को मार डाला गया और इन सब पर अफसोस जाहिर करने का था, वो अफसोस जाहिर नहीं किया। 3 दिन बाद भारत का विदेश सचिव जाता है और जाके वो करके आता है। तब भी नहीं कर रहा था भारत का विदेश मंत्री। फिर बाद में लगा कि ये युद्ध तो लगातार आगे जा रहा है, ईरान झुकता नहीं दिखाई दे रहा है। तब विदेश मंत्री ने, वहां के विदेश मंत्री आगाची से बात की और बात करके अफसोस जाहिर किया, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं किया जो करना चाहिए था। ना ही उन्होंने निंदा की कि बच्चों को मार डाला गया, जबकि अमेरिका के तमाम दोस्त देशों ने भी इसकी निंदा की, लेकिन भारत नहीं निंदा कर पाया, आज तक नहीं कर पाया। तब फिर बात करी, बार बार क्यों बात कर रहे थे? क्योंकि ईरान हार्मोज का जो JW है, रास्ता है, उसे बंद कर रहा था और उससे सबसे बड़ा है दुनिया में किसी को नुकसान है तो भारत को है। क्योंकि ईरान तमाम देशों को छूट दे देगा, भारत को नहीं अब देगा, क्योंकि अब भारत उसका दोस्त नहीं। भारत तो इजराइल के साथ खुल के खड़ा है, कहे आया है उनकी संसद में, और इसी नरेंद्र मोदी कहे आए। और इसके अलावा अमेरिका के आगे सरेंडर है। एप्स्टीन फाइल के डर से हो, अडानी के डर से हो या किसी और डर से हो, तमाम सारे डर मौजूद है। इन सब के कारण नरेंद्र मोदी ने जो सरेंडर किया है उसका भुगतान देश को करना पड़ा है। तो 3 बार बात की भारत के विदेश मंत्री ने, लेकिन आगाची ने कोई लिफ्ट नहीं दी। और तब फिर चौथी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ भाजपा का वह नेता, RSS का प्रचारक नरेंद्र मोदी बात करता है वहां के राष्ट्रपति से। और जब डॉक्टर से बात करता है वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनसे, तो राष्ट्रपति कहते हैं कि जब हमारे सर्वोच्च नेता मारे गए आप कहां थे? जब हमारे यहां बच्चियां, निर्दोष बच्चियां मारी गईं, हजारों नागरिक मार दिए गए, आप कहां थे? जब नागरिक जगहों पर, भवनों पर हमले हो रहे थे, तब आप कहां थे? आप तो तब शांति रखे हुए सीधे इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ खड़े थे। अब किस मुंह से बात कर रहे हैं? और उसने नरेंद्र मोदी को मुंह पर लताड़ दिया। उसने कहा यदि आपको छूट चाहिए तो आप अमेरिका और इजराइल की निंदा कीजिए, उनके तमाम जो राजदूत हैं उनको संदेश दीजिए और वहां पर कमी कीजिए और उन्हें बताइए कि इस तरह की हरकत के आप खिलाफ है। क्योंकि भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो ईरान ने हमला किया उसके पक्ष में वोटिंग की है।
ईरान के पक्ष में नहीं, जो ईरान में हमला किया गया उसके लिए नहीं की है। उन्होंने वहां पर वोटिंग की है जो ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों पे की है, अमेरिका के जो सैनिक अड्डों पे, उसके खिलाफ की है। यानी छोटे छोटे बच्चों के हत्यारों के खिलाफ नहीं की है। और इन सब बातों को लेकर उसने कहा नहीं, आप जाइए, आपको हम दोस्त नहीं अब समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने बड़ी दुहाई दी कि हमारे तो आपके बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, पंडित नेहरू रहे हो, इंदिरा गांधी रहे हो, राजीव गांधी। तो उन्होंने कहा आप जब उनकी भी इज्जत नहीं कर सकते तो अब क्या करेंगे, इसलिए अब कोई बातचीत नहीं। नरेंद्र मोदी के मुंह पर कुछ था नहीं कि वो बोले। वो एक ट्वीट करके कि वहां के राष्ट्रपति से बात की, बस खत्म हो गया। वैश्विक चिंता करी, बस खत्म हो गया। उधर चीन ने 1 लाख अमेरिकी डॉलर की मदद दी है, वो जहां बच्चियां मारी गई उसे मानवीय मदद के तौर पर कहा क्योंकि बच्चियों को मारा गया। तो उसने यह संदेश दिया। उधर रसिया लगातार संदेश दे रहा है। इसीलिए ईरान ने साफ कह दिया कि हम चाइना के जहाज जाने देंगे, रसिया के जाने देंगे, बांग्लादेश के जाने देंगे, लेकिन भारत के नहीं, क्योंकि भारत जहां खड़ा है वह मंजूर नहीं। जी हां, उसने दगा किया है, यह बात वो कह रहा। और इधर अमेरिका घबराया हुआ है क्योंकि उसका रोज पर रोज भारी नुकसान हो रहा है। ईरान का भी हो रहा है, लेकिन ईरान जो कर रहा है उससे घबराहट, और इस घबराहट में यह स्थिति है जो कुछ घंटे में युद्ध खत्म करने की बात करते थे वो 15 दिन पे आ गया। और अभी कितना खिंचेगा किसी को पता नहीं, क्योंकि ईरान चाहता है यह युद्ध अब लंबा चले, और जब लंबा चलेगा तो अमेरिका और इजराइल दोनों की रीढ़ टूट जाएगी। राहुल गांधी ने यही तो पकड़ लिया, और इसका नतीजा सबसे बुरा जो हुआ वो भारत के पूंजी बाजार में हुआ, शेयर मार्केट में हुआ। भारत की शेयर मार्केट एक हफ्ते में 50 लाख करोड़ रुपए का नुकसान करा गई है, 50 लाख करोड़ का। और ऐसे वक्त में भारत सरकार उसे संभालने पर काम करने की बजाय अमेरिका की मदद कर रही है, और अंबानी 27 लाख करोड़ रुपया निवेश कर रहे हैं पेट्रोलियम के क्षेत्र में, रिफाइनरी लगाने के लिए अमेरिका में। अमेरिका जो अपने आप को इतना बड़ा रईस कहता है, दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत कहता है, वो अमेरिका नहीं कर रहा है, बल्कि हम अमेरिका को अपने देश की कमाई दे रहे हैं, शेयर मार्केट में लुटवा रहे हैं और यहां लुटवा रहे हैं। सोना भी गिरा है, चांदी भी गिरी है। यानी पहले होता था मार्केट नीचे जाती थी तो सोना चांदी बढ़ता था, अभी वह भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए क्या स्थिति है। दुबई अपना एयरपोर्ट चालू नहीं कर पा रहा है, और इसी तरीके से खाड़ी देशों ने समझ लिया है कि अमेरिका ने हमें धोखा किया है, हमसे लाभ लेने के वक्त में तो लिया, हम इस भरोसे थे कि हम पर संकट आएगा तो अमेरिका मददगार होगा, चाहे इजराइल का हो चाहे ईरान का हो। लेकिन आज यह स्थिति है कि वो अकेले पड़ गए। जी, जब वो अकेले पड़ गए, इधर यह स्थितियां, तब कौन खड़ा होगा? यही वजह है कि नरेंद्र मोदी सरेंडर मोदी है, जिसका भुगतान यह देश कर रहा है। और देश में लगातार पेट्रोलियम संकट पैदा हो रहा है, कुकिंग गैस का संकट पैदा हो रहा है, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तमाम होटल, तमाम रेस्टोरेंट्स और तमाम छोटे छोटे काम करने वाले जो लोग हैं वो बंद करके पड़े हुए। यह स्थिति है, और यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो तमाम अखबारों में, तमाम चैनल्स में जो गोदी मीडिया कहलाते हैं उनमें आ रही। जी, पंजाब में जैसा बताया मैंने कि एक व्यक्ति लाइन में खड़े खड़े मर गया। एक समय में लोग मर रहे थे लाइन में खड़े खड़े नोट बदलने के लिए, अब मर रहे हैं इसमें। एक समय था जब ऑक्सीजन के लिए लाइन लगाए और दवा के लिए लाइन लगाए
लोग मर रहे थे कोरोना में, 60 लाख लोग मर गए। अब फिर नरेंद्र मोदी ने ये मौत का खेल खेल दिया। जब देश इतने गंभीर संकटों में हो तब नरेंद्र मोदी प्रचार अभियान में लगे। अब वो किसान निधि के 2000 रुपया जारी करेंगे, जो किस्त उसका आयोजन करेंगे। तो इस तरह के कामों में व्यस्त हैं, भारत को बचाने, भारत की प्रतिष्ठा बचाने, और किसी के लिए नहीं कर। तब राहुल गांधी कहते कि आज सबसे बड़ा संकट देश पर खड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है। नेहरू ने कंप्रोमाइज किया होता, गांधी ने कंप्रोमाइज किया होता अंबेडकर ने और तमाम सारे उनके साथियों ने, तो आज भारत न आजाद होता, न दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को उनका हक मिलता। इसलिए जरूरत यह है कि कंप्रोमाइज्ड व्यक्ति नहीं, हमें संघर्षशील व्यक्ति चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कालांतर में कांग्रेस ने बहुत सारी कमियां भी की हैं, जिनके कारण काशीराम कांग्रेस से अलग एक आंदोलन खड़ा करने में सफल हुए। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू रह जाते और लंबे समय तक देश के प्रधानमंत्री, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू काशीराम को कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाते। जी हां, कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनाते, क्योंकि वो समझते थे कि कैसे हर व्यक्ति को जो एक सच्ची विचारधारा, न्याय की विचारधारा के साथ है, उसको जगह देनी चाहिए। यही नेहरू की खूबी थी। राहुल गांधी तब नेहरू जी के इस महान आदर्श को बता रहे थे, तब वो काशीराम और डॉक्टर अंबेडकर के उस महान आदर्श को बता रहे थे, गांधी जी के आदर्श को बता रहे थे, नेहरू जी के आदर्श को बता रहे थे, जब पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता इन सब को लांछित करने में हर समय लगे रहते हैं। उन्होंने यही कहा कि यह वास्तव में विचारधारा की लड़ाई, क्योंकि विचारधारा के साथ आप खड़े होंगे और संघर्ष करेंगे तो आप मुकाम हासिल करेंगे। लेकिन जब आप सिर्फ स्वार्थ पे होंगे और दूसरे तरीके से चलेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। वही स्थिति है। नरेंद्र मोदी आज विचारधारा के साथ नहीं, उस विचारधारा जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसके साथ खड़े होने की बजाय उस सावरकर वाली विचारधारा के साथ, और सावरकर वाली विचारधारा सदैव अपमानित कराती है, वो माफी भी बनाती है और वो सरेंडर भी कराती है, क्योंकि वो सरेंडर लोग ही थे। तो इसीलिए आज भारत की विदेश नीति सरेंडर है, भारत की गृह नीति सरेंडर है और भारत का न्याय सरेंडर है। भारत की विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सब कुछ सरेंडर, सारी व्यवस्थाएं सरेंडर है और सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में सब कुछ, और इस देश के वास्तविक मालिकों को खाली हाथ रख दिया गया है, उन्हें लाइन में लगा दिया गया है, मरने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सोचना होगा आप कहां खड़े। राहुल गांधी संघर्ष का एक प्रतीक बन चुके हैं। ऐसा संघर्ष जो हर गरीब, हर पिछड़े, हर दलित, हर वंचित को उसका हक दिलाने की बात करता है। जी हां, तो राहुल गांधी ने वह दिखा दिया कि उनकी कलम क्या करना चाहती है। जी जय।